हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानपुर क्लास में। काफ़ी दिनों से मैं प्रयास कर रहा था आप सभी के लिए बाल विकास की क्लास को लाने के लिए। तो मैंने ये सोचा पहले बाल विकास की क्लास को शुरू करने के पहले जितने भी बाल विकास के जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चंस पहले आए हैं, जो पिछले वर्ष में 2019 के 2018 के 2017 के, ऐसे इन प्रश्नों को पहले मैं आपको एक बार करा दूं ताकि कुछ आइडिया आपको मिल जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हाँ इसी टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसी से रिलेटेड मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि समय कम होने के साथ साथ मैं काफ़ी स्ट्रांग आपको तैयारी कराऊँगा, जिससे आपकी एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कहें तो क्रैक कर लें। तो इसके लिए मैं आपको लगातार अपने प्रयासों के द्वारा जो भी चीज़ें लाऊंगा एकदम आपको मतलब 99 पॉइंट मतलब एकदम लेके आऊँगा, जिससे आप मतलब 100% कहिए, मैं 100% आपको दूंगा, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी से आप उस क्वेश्चन से अट्रैक्ट हो पाएंगे और उस क्वेश्चन से आप अपना रिलेशन बना सकते हैं वहाँ पे। आइए शुरू करते हैं आज बाल विकास की इस आज की क्लास को। सर्वप्रथम बच्चों का डर लगातार बना रहता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और किस टाइप के नहीं आएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर बच्चे काफ़ी हतोत्साही रहते हैं और डरे रहते हैं। तो सर्वप्रथम पहले ऊपर निर्देश देख लेते हैं क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के उत्तर देने हैं। इस देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। मतलब जो 30 क्वेश्चन आएंगे बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, तो जो भी पेडागोजी से और चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएंगे सिंपली 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन इससे आएंगे तो क्या करना है आपको, 1 से 30 तक का प्रश्न करना है और जो सबसे सही उत्तर आपको लगे वही उत्तर आपको देना है। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन सा इसमें हम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो अगर बुद्धि के बारे में अगर हम सही बात करें तो बुद्धि के बारे में जब पूछें तो बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है और निर्धारित किया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत बात है ये कि हम बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा सटीकता रूप से माप एवं निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। ये भी कहीं सही नहीं लग रहा है। चौथा ऑप्शन एक बार देख लेते पहले, उसके बाद तीसरा देखेंगे। कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो ये ऑप्शन एकदम गलत है कि बुद्धि तो क्या है कि एक निश्चित योग्यता कहें तो निर्धारित समय से जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो जाता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जब बच्चा गर्भावस्था से आता है तो उसकी मतलब उसके शारीरिक विकास तो होता है, मानसिक विकास जब वो पर्यावरण में आता है तभी से होता है। तो बुद्धि एक बहुयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ये कहा जाए इस कोटेशन के लिए तो काफ़ी सही रहेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही है कि सही रूप में हमेशा रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है। रूही को एक समस्या है, वो एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है। एक समाधान नहीं सोचती है, एक से अधिक के बारे में उसका समाधान सोचती है कि अगर ये नहीं होगा तो ये जरूर हो जाएगा। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं। और रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। अब अभिसारी विचारक बिल्कुल नहीं हो सकता है। और आत्म केंद्रित विचारक, तो ये आत्म केंद्रित तो लग नहीं रहा है। ये क्या कर रही है, एक के बारे में सोचती है। तो ये क्या करती है, एक सृजन पैदा कर रही है, एक सृजनात्मकता को ला रही है, एक क्रिएटिविटी इसके अंदर जो है उसको ये जागृत कर रही है अपने अंदर कि एक से अधिक चीज़ों को ये कर रही है। तो दूसरे का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए तीसरे पे आते हैं। तीसरा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो भी आकलन का प्राथमिक उद्देश्य है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि संबंधित अवधारणा के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चों की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहिए। जो उसकी अवधारणा है संबंधित जो विषय से उसको स्पष्ट करें और भ्रांतियों को समझाएं उसको कि ये चीज़ नहीं होगा ये चीज़ होगा, उसको स्पष्ट कराएं। आइए नेक्स्ट 2-3 ऑप्शन और हैं, उनको भी देख लेते हैं कि क्या लगता है इनमें। विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित किया जाना चाहिए।
आकलन करना चाहिए? प्राथमिक उद्देश्य यही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट कार्ड के उनते रिपोर्ट कार्ड तो कुछ भी हो सकता है। अब विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना सबसे सटीक इसका उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको। चौथा है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को कभी कभी तैयार करना चाहिए? बिल्कुल गलत है। एक शिक्षक को सदैव क्या करना चाहिए? सदैव सक्रिय रहना चाहिए, सदैव तैयार रहना चाहिए। शुड एक्टिविटी जो होनी चाहिए उसके अंदर प्रेजेंट टाइम में से लेके लगभग हर समय शिक्षक को कहा जाए तो एक अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। और तीसरा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित बिल्कुल शिक्षक हतोत्साहित होगा तो बच्चे, जाहिर सी बात है, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा आप सोच ही सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन तैयार नहीं करना चाहिए। अरे बिल्कुल गजब की बात है भाई, तैयार क्यों नहीं करना चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि वो सक्रिय रूप से सदैव तैयार रहे। कोई भी चुनौती आए उसको चुनौतीपूर्ण उसको स्वीकार कर उसमें वो अपने बच्चों को एक उच्च कोटि का शिक्षा प्राप्त कर सके। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? अब देखिए, जब पठन वैफल्य लिखा है ये समझ नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा आप इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हैं। इंग्लिश का सहारा आप जब लेंगे का थोड़ा सा सहारा लेते हैं तो क्लियर होता है। तो आपको ज़रूरत है कि आप, हिंदी बहुत क्लिष्ट भाषा है एक तरह से कहा है तो हर चीज़ उसका हिंदी में जानना हमारे लिए थोड़ा सा काफ़ी क्या होता है, कठिन हो जाता है। इसीलिए हम थोड़ा सा इंग्लिश में देखेंगे। जब इंग्लिश में देखेंगे हम कि द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसलेक्सिया इन क्यूडीज, तो पठन पठन वैफल्य जो है क्या है? डिसलेक्सिया है। आप जानते हैं कि डिसलेक्सिया में क्या होता है कि डिसलेक्सिया में होता है कि बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को जब पढ़ता है तो वो हकलाने लगता है, वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाता है। तो वही चीज़ है। तो आइए इसमें देखते हैं कि उस ऑप्शन से क्या रिलेटेड मिलता है। इसमें पहला दिया है कि अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, बिल्कुल नहीं, पढ़ने में धारा प्रवाहिता तो इसमें होती ही नहीं है, अपसारी चिंतन भी नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, वो बार बार रिपीट नहीं करता है, वो हकलाता है, वो बता वो पढ़ने में धारा प्रवाह में उसकी कठिनाइयाँ होती हैं। और चौथा है न्यून और अवधान विकार, ये भी नहीं। तो उस हिसाब से देखें तो धारा सीधे सीधे दिख रहा है आपको दूसरा ऑप्शन कि धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता होती है। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? देखिए, जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा 2009 में दिया गया किस पर आधारित है? अशक्त बच्चों के प्रति, ये जो अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। दूसरा दिया है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या कि मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, या व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसका मेन चीज जो मेन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के द्वारा क्या करना चाहिए, उनकी अवधारणाओं को उनकी आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों की सहभागिता कम होने की क्या स्थिति? शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को चाहिए कि वे इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। शिक्षक तो विद्यार्थियों से ही अपेक्षाओं को अपनी लेकर रहता है ना, कि पढ़ाता है तो। और चौथा पढ़ लेते हैं पहले कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए करना चाहिए। ये कदापि उचित नहीं है कि बच्चों को कभी विद्यालय छोड़ने के लिए कोई टीचर कहे। तीसरा ऑप्शन है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करना चाहिए, ताकि नए तरीके को ढूंढना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा, यही इसमें उत्तर 7वें का तीसरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं।
8वां क्वेश्चन है, 8वां है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। एक शिक्षिका का क्या फर्ज है कि बच्चों को दंडित करना चाहिए, एक फर्ज है? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत पर बल देना चाहिए, बिल्कुल ये भी गलत हो गया। और पहले चौथा देख लेते हैं कि बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है तीसरा। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, इसमें विशेषता है कि बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद कराना मतलब समझ रहे हैं कि यंत्रवत याद कर, बच्चों को यंत्रवत तो हम कभी नहीं याद करा सकते हैं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, ये भी एक तरह से गलत ही है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, कभी भी बच्चों को पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बच्चों को सामाजिक ज्ञान, बच्चों को वास्तविक ज्ञान, बच्चों को पर्यावरणीय ज्ञान, हर चीज़ों का लगभग बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, न कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान देंगे तो बच्चा जीवन में कुछ ज़्यादा सीख ही नहीं पाएगा, कुछ सीख ही नहीं पाएगा। किताबी ज्ञान से क्या होगा? किताबी ज्ञान हमारे लिए क्या है कि एक मार्ग का काम करती है, एक रास्ते का काम करती है। इसके परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो पहला जो ऑप्शन है काफ़ी उचित है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देनी चाहिए, बच्चों के अनुभवों के हिसाब से उसको विशेषता को देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 10 है कि संवेग एक संज्ञान एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। संबंधित नहीं है, तीसरा कह रहा है संबंधित नहीं, ये भी नहीं। पूर्णतया गलत, ये भी पूर्णतया तो गलत ही है। तो इसका माने इंटरवोवन विथ है, समझ। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा हाथ से हो जाता है इधर उधर। 11वां क्वेश्चन है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, स्वतंत्रतावादी ढांचे में जो होता है अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है, प्रबलन पर केंद्रित है, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया यही है। अनुबंध द्वारा अर्जित है, ये भी नहीं होगा। चौथा यंत्रवत याद करना, जब यंत्रवत कहीं कहे तो उसको वो ऑप्शन मान लीजिए गलत है, सीधी बात। क्योंकि आप देखिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं आपको अभी अगले दिन का जो मैं वीडियो था मेरा आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो, उसमें आपको बताया था कि आप कभी भी पॉजिटिव वे में लें, नकारात्मक सोच इसमें रखें ना, तो अनुबोधन की प्रक्रिया को केंद्रित करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है। इसमें जब आप नकारात्मक दृष्टि को रखेंगे, नकारात्मक भावनाओं को बनाएंगे, तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सदैव आपको सकारात्मक दृष्टि को लेकर चलना है। कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, कि विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, गलत बात है। विद्यार्थियों को अगर हम उदाहरण देंगे, उदाहरण से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। दूसरा कह रहा है कि अवधारणा को समझ में अभाव पैदा करता है, बिल्कुल ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि यह अवधारणा समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, ये भी गलत। चौथा एक बार देख लेते हैं, चौथा तो बचा तो ऐसे ही सही है, तो चौथा देख लेते हैं कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, बिल्कुल एक प्रभावशाली तरीका है। उदाहरण के द्वारा हम बच्चों को विकास में, बच्चों को हम काफ़ी हद तक सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है ना कि उदाहरण के द्वारा सीखता है। प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को करेंगे तो बच्चा उससे जल्दी सीखता है। आइए आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि
ऑप्शन देखते हैं क्या है कि आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, बिल्कुल नहीं। बच्चों को प्रदर्शनता पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। चौथा देख लेते हैं, तीसरा सही है ये कि बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाती है, बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरा कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। क्या होती है? बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है कि अधिगम जब भागीदारी बच्चे जब अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने के से क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप उसको दंड वंड देंगे जब ज़्यादा, क्या करेगा? उसकी जिज्ञासा कम हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्या है, 14वां क्या है? 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जब इन कथनों की बात करेंगे कौन सा कथन सही है, तो इसमें हम देखेंगे अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, तो ये तो जब यंत्रवत जब आए तो मैं बताया आपको गलत हो जाएगा। अधिगम अवित्तीय संबंधों के व्यवहारों का अनुबंध है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना है। अधिगम क्या है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है मेरा कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो एक जब शिक्षक का ही दायित्व है कि जब बच्चों की जो जटिल अवधारणाओं को समझकर उसको सहज प्रकार से दूर करे, तो प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके नहीं, बिल्कुल नहीं। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बिल्कुल। जब मैं बोला यंत्रवत यांत्रिक जब आए तो वो गलत हो जाएगा। और चौथा है एक व्याख्यान देकर। बच्चा क्या करता है ना कि ये अभी आप 1 से 5 तक जब पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करता है कि उसको व्याख्या के द्वारा हम उसको कितना समझाएंगे, व्याख्या देंगे भूल जाएगा। तो उसको अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, उसको सहज बना सकते हैं उसके पठन पाठन से संबंधित प्रक्रिया को। 16वां है, एक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं? केवल प्राथमिक ज्ञान पर बल महत्व देकर, दूसरा गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ये तो पहला दूसरा अभी गलत हो गया, पहला छोड़ देते हैं अभी। अब तीसरा है बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो तीसरा एकदम सही है। चौथा भी देख लेते हैं, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन इसका बहुत शानदार है, जिससे बच्चों को क्या प्रोत्साहित कर सकते हैं हम अच्छे से, और उसके हम जो भी कौशल का विकास कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो शारीरिक, देखिए क्या कह रहा है, प्रथाएं सार्थक अधिगम को, तो शारीरिक दंड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं, अधिगम को बढ़ावा दे सकती हैं। शारीरिक दंड तो कभी नहीं। बच्चों को जब दंड की बात करें तो वहीं वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, बच्चों के साथ अगर हम सहयोग की भावना रखेंगे तो ये ऐसे ही सही हो जाए बच्चों के साथ। और सतत एवं समग्र मूल्यांकन के द्वारा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन बच्चों के साथ कभी करना ही नहीं है। जब बच्चों के साथ तुलनात्मकता का जब व्यवहार जब आप करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, आपसे बच्चे का लगाव दूर हो जाएगा, और आपसे बच्चा कहीं धीरे धीरे वो दूर होने लगेगा। तो इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, इसीलिए पहला ऑप्शन इसका सही है। 18वां क्वेश्चन है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए विकास का सिद्धांत जब कहें तो विकास परिवर्त्य होता है। देखिए दूसरा, विकास एवं पर्यावरण दोनों के जैसा है। विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, और विकास जीवन पर्यंत होता है। देखिए विकास तो जीवन पर्यंत होता है, एकदम बिल्कुल ये कथन सत्य है। और विकास क्या है, परिवर्त्य होता है, विकास में परिवर्तन होता रहता है, और विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो ये लगभग जो मेरे ये क्वेश्चन, ये और ये 3 मतलब 1 2 4
तो दोनों तीनों सही हैं, तो तीसरा ऑप्शन ऐसे ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है, सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 19 की, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है कि जन्मजात विशेषता है, बिल्कुल नहीं। पर्यावरणीय प्रभाव नहीं। लोगों द्वारा माता पिता के प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति पूर्ण नहीं। आनुवंशिकता, तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया के द्वारा भिन्नताओं का प्राथमिक कारण मतलब कहा जा सकता है। 20वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। परिवार एवं मीडिया। द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी परिवार, मीडिया। देखिए, जब बात की जा रही है शिक्षा से रिलेटेड की, तो हम अपने विद्यालय क्षेत्र को लेंगे तो विद्यालय एवं मीडिया, जब विद्यालय में दिख गया तुरंत मारेंगे उत्तर, दूसरा फटाक से कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। 21वां है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो प्राथमिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में विकास क्या होता है, तीव्र होता है, बिल्कुल नहीं। मध्य बाल्यावस्था किशोरा में नहीं होता है, किशोरावस्था वयस्क में नहीं होता। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, शारीरिक वृद्धि बाल्यावस्था में तो आपका क्या होता है, विकास तीव्र गति से घटित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो इनकी जो अवस्था है सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, ये क्या है कि सीधे सीधे यही अवस्था होती है और मूर्त संक्रियात्मक होगी नहीं, उद्योग बनाम अधीत होगी नहीं। तो पहला इसमें ऑप्शन सीधे सीधे आपको याद करना पड़ता है, ये चीज़ जानना पड़ता है कि कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास की अवस्था है। 23वां क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, यह किसका उदाहरण है। तो ये जेंडर जेंडर पक्षपात महोदय, उन्होंने जेंडर पक्षपात, ये क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि ये जेंडर का पक्षपात है, क्योंकि जेंडर की पहचान तो नहीं है, जेंडर की संबद्धता नहीं, जेंडर की संबद्धता नहीं। ये जेंडर क्या करता है ना कि एक इसकी धारणा बनी होती है, इसमें एक पहले से ही विचार बनी है कि क्या लोग कहते हैं जेंडर का पक्षपात, लड़का है तो लड़के पर। लेकिन आज ये विचारधारा ये काफ़ी बदल चुकी है लगभग देखी जाए तो। 24 नंबर क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चों में जेंडर क्या कर रहा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होती है। तो देखिए, जेंडर की जब बात की जाती है तो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो ऐसे ही जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ये भी गलत है एक तरह से। और तीसरा है कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था जो है ये भी प्रभावशाली पद्धति हो सकती है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा जब की जाए तो सबसे उचित यही प्रभावशाली तरीका होगा कि जेंडर पक्षपात के बारे में जो परिचर्चा कर लें उस पर तो सबसे अच्छी बातें होंगी। 25 नंबर क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो लेव वाइगॉस्की जो थे, ये सीधे सीधे इन्हीं का कोटेशन है, इन्होंने ही सांस्कृतिक जी ने। 26वां है कि भाषा के अर्जन में एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। जब भाषा के अर्जन और विकास की जब भी बात की जाए तो प्रारंभिक बाल्यावस्था ही क्या होती है, उसकी सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है। बाल्यावस्था में बच्चे को हम जिस प्रकार अगर हम घुमा दें, जिस प्रकार हम उसको मोटिवेट कर दें, बच्चा उसी प्रकार की एक्टिविटी को करता है और भाग लेता है। 27वां नंबर क्वेश्चन है
कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ये उदाहरण पाढ़ ढांचा, एक ढांचा आता है पाढ़, जिसको पाढ़ को हम ढांचा कहते हैं, पाढ़ ढांचा का एक मुख्य उदाहरण किसका उदाहरण है कि हम बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करने की करना कि उसको उदाहरण के रूप में हम समझाते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। संरक्षण, कक्षा समावेशन। तो संरक्षण और कक्षा समावेशन ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे जी की पूर्ण रूप से क्या करता है, को विशेषित करता है। जबकि ये तीनों अस्थिगतित अनुकरण नहीं होगा, प्रतीकात्मक खेल नहीं होगा और परिकल्प, ये तीनों देख के नहीं लगे। सबसे संरक्षण की जो बात की गई है तो ये जीन पियाजे के द्वारा कही गई है। वहीं से हम तुरंत टिक मार लेंगे, पकड़ लेंगे बात को, टिक लगा देंगे खटाक से। 29 क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 कहता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो पियाजे की संरचना जो है सबसे अच्छी इनकी संरचना जो थी स्कीमा जो जीन पियाजे की थी, ये स्कीमा थोड़ा सा आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको याद होगा स्कीमा के बारे में। तो जब स्कीमा की बात आए तुरंत जब कहीं दिखे कि बात कर रहा है पियाजे की और स्कीमा दिया है, तुरंत स्कीमा आंख मूंद के मारिए, एकदम सही उत्तर आपका मिलेगा। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार करने पड़ेंगे आपको। और जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। ठीक है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं कि जोर जोर से बोलना बिल्कुल नहीं, पाढ़ ढांचा ये होगा ही नहीं, पाढ़ ढांचा नहीं होगा। आत्मकेंद्रित वार्ता, वो आत्मकेंद्रित वार्ता तो की, लेकिन किससे, नीला टुकड़ा है इससे पूरा जूता बन जाए। वो क्या कर रही है, आत्म केंद्रित नहीं वो बन रही है, वो व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। क्या कर रही है, व्यक्तिगत वार्ता कर रही है, वो अपने आप से वार्ता कर रही है। इस पर लिखा है ऊपर कि नजमा स्वयं से कहती है, स्वयं से कहती है, व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत मैंने अपने आप से कहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी के साथ मेरा जो ये आज का जो PDF था आपके लिए मैं लेके आया था बाल विकास का, तो काफ़ी ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ। मैं आशा यही करता था कि आपके लिए हेल्पफुल हो, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी आपके लिए मैं क्लास लेकर आऊँ। और जहाँ तक कि सभी बातों की संभावना है कि मैं आपको वादा करता हूँ कि आप सभी के लिए मैं इस तरह से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उत्तर देख देख के समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन अगर यहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन जब 5 क्वेश्चन जब 5 टाइप के आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जब समझ जाएंगे कि इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ेंगे आप कहीं से भी, तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, वहाँ से आप उस चीज़ को खींच लाएंगे और वहाँ से उससे कोरिलेट करके आप प्रश्न को हल कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।